देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया जिस खतरे को भांप रही थी, आखिरकार आज वो खतरा सच हो गया है। जी, रूस ने यूक्रेन पर आज सुबह भारतीय समय अनुसार हमला कर दिया है। रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहर जिन्हें निशाने पर लिया गया, यहां तक कि राजधानी कीव पर मिसाइल रूस की तरफ से दागे गए। जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कोई तुलना की नहीं जा सकती है यूक्रेन की रूस के साथ। वो रूस जो दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है, और ऐसे में रूस की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला, यहां तक कि दक्षिण के रास्ते रूस की सेना इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। रूस के कई टैंकर्स, बख्तरबंद गाड़ियां जो इस वक्त यूक्रेन में दाखिल हो गए हैं। कुल मिलाकर कोरोना के वायरस के बाद ये युद्ध का वायरस है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ जो नाटो देश हैं उनकी तरफ से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि हाथ पर हाथ रखकर वो बैठे नहीं रहेंगे। रूस को जवाब दिया जाएगा उसकी सीना जोरी का। और कुल मिलाकर अगर ऐसा होता है तो फिर पूरी दुनिया की जीडीपी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। युद्ध से महंगाई बढ़ने का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है और इसका फौरी असर भारतीय शेयर बाजार में भी देखा गया। तो यूक्रेन के एम्बेसडर जो है इंडिया के लिए, उनका इस वक्त संबोधन हो रहा है, जरा सुन लेते हैं। They were waken up by some explosions on the territory of Ukraine. In the border area, Russia attacked a lot of Ukrainian checkposts and border posts. Ukraine already is introducing the military state. We are starting mobilization of the reservists. Ukrainian army is not the army of 2014, when it was very much feeble, disorganized. After 8 years, situation drastically and cardinally changed. Ukrainian people are not panicking. We are ready to defend our territory, territorial integrity, to defend our towns and cities. And this information on the fast casualties among invading troops is confirmation of this fact. This aggression, it was not predicted by anyone. Sober-minded people could not expect it. Up to the last moment, the world was hoping for the peaceful solution. Up to the last moment, our president was repeatedly asking for bilateral negotiations with Russia. No response. Now we can see the clash of democratic country. Ukraine is like India, democratic country, and totalitarian regime. Now I am ambassador to India. Of course, the position and the task of every ambassador is to make the position of the country of his stay more favorable to our case. The special case is India. You know that India is United Nations Security Council non-permanent member. India is very influential global player. I am dealing with India from my young student years, and I know a lot about the history of your diplomacy. You had such bright guys like Chanakya, or otherwise he is called Kautilya, approximately 2,400 years back, when
on the major part of Europe, there was no civilization. And even those days, you had qualified diplomacy. तो भारत में यूक्रेन के राजदूत को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग उन्होंने की। हमारे सहयोगी प्रणय ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ, यूक्रेन से सीधे मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, एक बहुत बड़ी मांग की गई है, भारत से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति से बात करें इस पूरे मसले पर। देखिए, जाहिर तौर पर भारत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है प्रतिभा, क्योंकि इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। सुरक्षा परिषद में इस मामले को लेकर चिंतन मनन बैठक चल रही है। भारत ने लगातार इस बात की अपील की है कि इसमें दोनों तरफ की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जो बातचीत की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। शांति के जो प्रयास हैं उन्हें जगह दी जानी चाहिए, चाहे नॉर्मैंडी फॉर्मेट हो या मिन्स्क एग्रीमेंट हो। इन तमाम चीजों को लागू करने और इनके ऊपर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात भारत ने की है। लेकिन जो अपील यूक्रेन की तरफ से की गई है उसके बाद क्या प्रधानमंत्री स्वयं फोन करके राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत की भूमिका को लेकर यूक्रेन का आग्रह जो है वो काफी अहमियत रखता है। लेकिन इस समय मैं जिस जगह पे खड़ा हूं ये कीव का मेन स्क्वायर है और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल जो सुरक्षा, क्योंकि ये सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की भी जगह है, जो मेरे पीछे आप चर्च देख रहे हैं उसमें, और इसीलिए यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं जो दूसरे इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं उन्हें भी यहाँ से दूसरी जगह डिप्लॉय करने के लिए ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे ठीक पीछे विदेश मंत्रालय है यूक्रेन का, जहां काफी हलचल है। अब उन सायरन्स की आवाज बंद हो गई है जो लगातार बज रहे थे अब से कुछ देर पहले तक, एयर रेड्स की आशंकाओं के मद्देनजर, क्योंकि यूक्रेन के खार्कोव, मारियापोल, लिविया समेत कई इलाकों के ऊपर मिसाइल या जो बमबारी है उसकी खबरें लगातार आ रही थी। कई जगह से ध्वंस की तस्वीरें भी सामने आई। निश्चित रूप से यूक्रेन में इस समय जो तस्वीर है उसमें लोग सामान्य कामकाज करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर आशंकाएं, चिंताएं हैं। और हमने जब आसपास के इलाकों में जाकर देखा तो लोगों एटीएम के पास लोगों की भीड़ ज्यादा है। लोग कतारों में से पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं। कई इलाकों से लगातार खबर आ रही है कि लोग राशनिंग कर रहे हैं, यानी सामान अपना भर रहे हैं। लगातार सुपरमार्केट्स हैं वहां पर काफी जो है भीड़ नजर आ रही है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से कीव के मन में आशंकाएं, कीव के मन में डर है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो भी अलग अलग जगह से डिप्लॉय करने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें इस समय कीव में नजर आ रही हैं और निश्चित रूप से लोगों के मन में इस चीज को लेकर डर ज्यादा है कि अगर ये लड़ाई बढ़ी तो क्या ये लड़ाई कीव तक पहुंचेगी। कीव में 30 लाख के करीब की आबादी रहती है और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं प्रतिमा की यहाँ की जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं यूक्रेन की, जो कि पोलैंड के से जुड़ती हैं, वहाँ पर भी भारी भीड़ है। जो लोग कीव में हैं या यूक्रेन में हैं वो जो विदेशी नागरिक हैं वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट के बंद हो जाने के बाद लोगों की चिंताएं और आशंकाएं ज़्यादा बढ़ी हैं और ख़ास तौर पर चिंताएं उन भारतीय छात्रों को लेकर भी हैं, उन भारतीय नागरिकों को लेकर भी हैं जिनको ले जाने के लिए, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए यहाँ पर लगातार एयर ऑपरेशंस जो हैं वो चलाने की कोशिश हो रही थी। जी बिल्कुल, वॉर जोन में हैं प्रणय उपाध्याय, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी प्रणय। और इस बीच बड़ी खबर, आपसे कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया था, यूक्रेन में जो भारतीय राजदूत हैं उनकी तरफ से भारत से अपील की गई है, पीएम मोदी से अपील की गई है कि वो इस पूरे समस्या में हस्तक्षेप करें, समाधान किसी तरीके से ढूंढने में भारत मदद करे। और राजदूत की तरफ से यह भी कहा गया कि दुनिया में भारत का रसूख है, भारत असरदार है दुनिया के देशों में। ऐसे में भारत से हस्तक्षेप की मांग जो यूक्रेन के राजदूत की तरफ से की गई है। यूक्रेन के राजदूत ने यह भी कहा कि साहब ऐसी आक्रामकता की उम्मीद थी नहीं जिस तरीके की आक्रामकता रूस की तरफ से दिखाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय लगातार बने हुए हैं। प्रणय, यूक्रेन की कोशिश यही है कि किसी तरीके से इस समस्या का समाधान निकल आए। फिलहाल रूस पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में आप मौजूद हैं, वहां पर आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो इमरजेंसी अलार्म्स हैं अब उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन कुल मिलाकर यूक्रेन के वो कौन से हिस्से जो बुरी तरीके से रूस के हमले की जद में आए हुए हैं अभी भी? प्रणय
देखिए, अगर आप नक्शे को देखें रोमाना, तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे डॉनबास का इलाका कहा जाता है, जिसमें बड़े शहर हैं, खार्किव जो यूक्रेन का कीव के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है, या हम बात करें मारियापोल की जो कि ब्लैक सी से लगा हुआ शहर है, ये पूरी जो ईस्टर्न बॉर्डर आप नॉर्थ से साउथ तक की जो बॉर्डर है ईस्ट की यूक्रेन की, वो पूरी तरह से रूसी हमले या रूसी जो बमबारी है उसकी जद के अंदर बताई जा रही है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कई बड़ी जगहों के ऊपर और खासतौर पर जो यूक्रेन के जो बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। कीव के एयरपोर्ट के ऊपर भी कुछ मिसाइलें गिरी हैं, जिसके बाद में कीव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। कीव के अंदर इस समय डर है, आशंका है, लोगों में चिंता है इस चीज को लेकर कि आखिर करवट क्या होने वाली है इस पूरे घटनाक्रम की। जहां तक हम रूस की बात करें, रूस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रूस की तरफ से फिलहाल किसी तरीके की कोई रियायत नहीं दी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति ने जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका फोन नहीं उठाया। यानी साफ है कि रूस अब इस मामले पर बातचीत की बजाय इस मामले को अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर तय करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल इस चीज को लेकर है रोमाना कि अगर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के अंदर अगर नई सरहद खींची जाएगी, नई लकीर खींची जाएगी, तो वो सरहद, वो लकीर बिना लड़ाई के नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि यूक्रेन भी ये जता चुका है कि वो अब इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। यूक्रेन जो है वो भी अपने इरादे साफ कर चुका है। यूक्रेन की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो रूस के सामने सरेंडर तो नहीं करने वाला है। उसकी मातृभूमि है और अपनी मातृभूमि की हर मुमकिन वो रक्षा करेगा। और इस बीच रूस की तरफ से किस तरीके से घेराबंदी यूक्रेन की जा रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। यूक्रेन के चारों तरफ रूस के एयरबेस, कैसे यूक्रेन की घेराबंदी रूस की तरफ से की गई है। ये देख रहे हैं आप, बेलारूस, यहां से देखिए आप, चाहे मरीना गोर्क हो, चाहे डोमिनोस्की हो, चाहे पोलेस्की हो, यहां पर ये तीन बड़े जो एयरबेस हैं वो बेलारूस में। इसके अलावा आप आ जाइए रूस के अपने हिस्से में, यहां पर आप देख रहे हैं वो ऊपर क्यूबेंका है, वहीं येलेनिया है, इधर से ब्रेंस्क है, और अगर आप पूर्वी हिस्से की तरफ और आएंगे तो फिर मिलेरोवा है, वोल्ग्रदाव है और साथ ही मोरोजोव्स्क है। ये वो तमाम एयरबेस हैं जो रूस के अपने क्षेत्र में आते हैं। ये इस अंदाज में रूस ने घेराबंदी की है इस यूक्रेन की। देखिए आप, हम लगातार आपको बता रहे हैं सैन्य क्षमता के हिसाब से रूस और यूक्रेन की तुलना की नहीं जा सकती है। ये हवाई शक्ति है और रूस ने किस तरीके से खुद को मजबूत कर लिया है इन तमाम एयरबेस के जरिए यूक्रेन की घेराबंदी करते हुए, ये साफ तौर पर इस नक्शे के जरिए समझ आ सकता है। पूरी तरीके से तैयार है रूस अपने और तमाम यूक्रेन के बीच जो हालात बने हुए रोमाना, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।